हेलो, नमस्कार। आई थिंक आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे क्लास को। हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जो कि डिफरेंट टाइप से क्लासेज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन में मॉडर्न मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीज़ें होते हैं। जो लोग क्लास नहीं देखे होंगे, इससे पहले मैं बताया हूँ कि कौन कौन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर में हम लोग बात कर चुके थे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न स्ट्रक्चर, क्योंकि जो चीज़ें कल बताई गई थी तो उसमें ध्यान दिए होंगे। अगर कोई देखा होगा तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये तीन चीज़ें इसके प्रीवियस क्लासेज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलते हैं वन बाय वन करके इसको देखते हैं कि सबकी अपनी मेरिट है, अपने डिमेरिट्स हैं। देखिए, फर्स्ट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं कि व्यक्ति जब कोई भी वर्क करता है तो प्रेजेंट टाइम में प्रोजेक्ट काम कर रहा है प्रोजेक्ट पे, कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, इस तरह से काम होता है। प्रोजेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब किसी काम को करने के लिए एक स्पेसिफाइड व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, जबकि उसका रोल और जगह भी होता है, प्रोजेक्ट में भी होता है। तो प्रोजेक्ट में जैसे आप कोई ब्रिज बना रहे हैं, ओके, कोई आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट बनाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो कुछ लोगों की टीम बनाई जाती है, उसके आधार पर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। जैसे कोई मिसाइल भी लॉन्च करना है तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया जाता है, कोई मंगलयान लॉन्च करना है उसके लिए प्रोजेक्ट होता है, मंगलयान प्रोजेक्ट। तो ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर वर्क करती हैं। और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में सभी की जो इक्वलिटी होती है वो बराबर बराबर होती है। तो इसलिए कोई भी न बड़ा होता है न छोटा होता है। प्रोजेक्ट जब समाप्त हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर समाप्त कर दिया जाता है, और प्रोजेक्ट जब चलता रहता है तो चलता रहता है। प्रोजेक्ट के आधार पर उसका कंट्रीब्यूशन होता है, प्रोजेक्ट के आधार पर उसकी लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, सब चीज़ें तय होती हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, और शायद ही कोई ऐसा लड़का हो जो या लड़की हो जो कि इसको न सुनी हो। सब लोग जानते हैं, कभी ना कभी सुने होंगे कि ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, वहाँ प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, यहाँ प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, डिफरेंट टाइप्स के। तो उसी प्रकार से किसी को प्रोजेक्ट दिया ही जा रहा होता है तो कुछ लोग को मिलकर के वर्क करना होता है। ये सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मैट्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर, बेसिकली पहला क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान रखना है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्लस जो इससे पहले पढ़े प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ये दोनों को मिलाकर के मैट्रिक्स बनाया जाता है। मैट्रिक्स जानते हैं क्या होती है? ऐसे जो ये है यही मैट्रिक्स है, अर्थात जो यहाँ पर व्यक्ति होगा वो दो तरह से रेगुलेट हो रहा होगा। इसको एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कैसे है, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर। यहाँ पर जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होंगे। डिपार्टमेंट मान लीजिए कि मैनेजर, HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट मान लीजिए कि सेल्स। इतना चीज़ों को हम लोग ले लेते हैं, राइट। आप जानते हैं कि इसके नीचे भी मान लीजिए कि सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर, और इसके नीचे होंगे वर्कर। एग्जाम्पल के ले रहे हैं, यहाँ पर भी सुपरवाइजर होंगे, सुपरवाइजर, और यहाँ पर भी वर्कर होगा। यहाँ पर भी सुपरवाइजर होगा, यहाँ पर भी वर्कर होगा, यहाँ पर भी सुपरवाइजर होगा,
और यहाँ पर भी वर्कर होगा। ये तो क्लियर है। हर डिपार्टमेंट में HR में भी सुपरवाइजर उसके होंगे, वर्कर होंगे, क्लर्क भी ले सकते हैं, बहुत से पोस्ट है, लेकिन 3 की चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। मैनेजमेंट फाइनेंस होगा तो उसमें सुपरवाइजर वर्कर, मैनेजमेंट प्रोडक्शन होगा सुपरवाइजर वर्कर, मैनेजमेंट सेल्स होगा तो सुपरवाइजर वर्कर। ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी। अब क्या है कि मान लीजिए कोई A व्यक्ति है चाहे B व्यक्ति है, तो पहले प्रोजेक्ट बनाया जाता है। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनाना हो कि कैसे सेल्स को इंक्रीज किया जाए। फॉर एग्जांपल सेल्स इंक्रीज करने के लिए एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल सेल्स वाला मैनेजर बैठेगा तो सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है सेल्स वाला कहे कि हमको प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन वाला कहे कि हमको फाइनेंस अच्छा नहीं मिल रहा है, फाइनेंस वाला कहे कि हमको HR अच्छा से, ह्यूमन रिसोर्स नहीं अच्छा से है, तो प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट ए मान लीजिए कि सेल्स वाला है, प्रोजेक्ट मान लीजिए B है, ये प्रोजेक्ट B। अब सुपरवाइजर क्या काम कर रहे होंगे, इंस्पेक्शन मान लीजिए, प्रोजेक्ट ये है कि अच्छा से इंस्पेक्शन हो, ये मान लीजिए कि हो गया। नेक्स्ट वर्कर है प्रोजेक्ट B मान लीजिए, प्रोजेक्ट B। अब प्रोजेक्ट B हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोजेक्ट जो B हो गया, सॉरी यहाँ पर प्रोजेक्ट B और प्रोजेक्ट C, तो यहाँ पर भी कोई होंगे, कुछ काम होगा, कुछ प्रोजेक्ट होगा। B मान लीजिए, B C प्रकार का कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने के लिए है। अब आपको समझिए कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि यहाँ पर फाइनेंस में कोई व्यक्ति मिस्टर राम है एग्जाम्पल के लिए। तो जब प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो उसमें तो कुछ लोग लिया ही जा रहा होगा, कुछ लोग यहाँ से आ जाएं, कुछ लोग यहाँ से आ जाएं, कुछ लोग यहाँ से आ जाएं, कुछ लोग यहाँ से आ जाएं। तो जब प्रोजेक्ट बन रहा होगा ऐसे, तो क्या हो रहा होगा, राम जो होगा वो फाइनेंस में भी होगा मैनेजर, और प्रोजेक्ट ए में भी होगा। ऐसा होगा कि नहीं? उसी तरह से मान लीजिए कोई प्रोडक्शन में मान लीजिए मिस्टर श्याम है, ओके श्याम है, श्याम प्रोजेक्ट ए में भी होगा और मैनेजमेंट प्रोडक्शन में भी होगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई वर्कर है, वर्कर मैनेजमेंट फाइनेंस में मान लीजिए कि ये कोई ले लीजिए के है, के वर्कर भी है जो फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है, और जब प्रोजेक्ट सी बना है इसमें भी है ये, ओके। मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति है डी मैनेजमेंट ऑफ HR में भी है, और जब प्रोजेक्ट बी बन रहा है इसमें भी है, ओके। अर्थात उसकी दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है। जब प्रोजेक्ट मान लीजिए कि प्रोजेक्ट की मीटिंग हो रही है तो भी राम जाएगा बैठेगा, और जब मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मीटिंग हो रही तो भी बैठेगा, उसमें के भी बैठेगा, राम भी बैठेगा, लेकिन वो अपने डिपार्टमेंट में काम करेगा और प्रोजेक्ट का भी काम करेगा। जैसे डिफरेंट टाइप से देखते होंगे, कमेटी बनती है, प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कोई न्यायालय की कमेटी बन गई, तो ऐसा थोड़ा एक न्यायाधीश काम नहीं करता है, प्रोजेक्ट पर काम करता है, वो न्यायाधीश भी रहता है, प्रोजेक्ट भी काम करता है। उसी से कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर मान लीजिए IQAC के बन गया, तो ऐसा थोड़ा कि IQAC इक्वल काम करता रहेगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे आप हॉस्टल में रहते होंगे तो हॉस्टल में चीफ वार्डन होते हैं, तो चीफ वार्डन का काम क्या है कि हॉस्टल को देखभाल करना। इसका मतलब ये थोड़े है कि पढ़ाएंगे वो नहीं, वो प्रोफेसर होते हैं ना, उनको पढ़ाना भी है। इसका मतलब प्रोफेसर काम भी कर रहा है, चीफ वार्डन का भी काम कर रहा है, व्यक्ति एक ही है। तो इसी आधार पर चीज़ें को डिसाइड की जाती है। तो देखिए जो ये लाइन अथॉरिटी है, ये तो लाइन अथॉरिटी है ना, ये सुपीरियर है, ये उसका सबऑर्डिनेट्स है, ये इसका सबऑर्डिनेट्स है, अधीनस्थ, तो पावर ऐसे आ रही है। तो इसको कहा जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इस लाइन को, और इस लाइन को कहा जाता है, जो डॉट में लगाया हूँ, ये प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जहाँ मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर व्यक्ति एस, जहाँ ये मिल रहा है ये और ये, इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं, देखना है, मैट्रिक्स बन रहा है, इसका मतलब कि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तय हो रही है, इसी को मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और ये कहाँ पर ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जहाँ पे मैक्सिमम तरीके से रिपीटेटिव वर्क करना होता है, जो कि हो सकता है कि अभी प्रोजेक्ट हो बाद में ना हो, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जब करना हो, तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से वर्क करता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, जो कि सब लोग सुने होंगे, 1+1 = 11, ये तो सब लोग सुने होंगे। एक और एक मिलके 11 होता है, राइट। एक कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे, 2 हेड इज बेटर देन 1, अर्थात एक सिर से 2 सिर अच्छा है। सिर मीन्स मस्तिष्क, ऐसे समझना है तो ब्रेन समझ लीजिए इसको, ब्रेन, 2 ब्रेन, ना समझ में आ रहा हो तो ब्रेन, ओके, ज़्यादा समझ में आएगा। 2 ब्रेन एक ब्रेन से अच्छा होता है। इसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं तो जानते हैं, या तो अथॉरिटी की बात की जा रही है, लाइन अथॉरिटी की, या मैट्रिक्स अथॉरिटी की बात की जा रही है, लेकिन सभी का व्यू बराबर नहीं है। आप देखिए पहले वाले में तो एक सुपीरियर है तो उसका एक सबऑर्डिनेट्स है, एक अधीनस्थ है तो उसका एक मालिक है, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जहाँ के बराबर लोगों को बैठाना पड़ेगा तभी वो डिसाइड हो पाएगा। और अकेले व्यक्ति निर्णय ले नहीं सकता है। अकेले व्यक्ति निर्णय ले सकता है, क्यों? क्योंकि 2 हेड इज बेटर देन 1। या हर्बर्ट साइमन का प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे, हर्बर्ट साइमन, जो मैं बताया भी था, जो शुरुआत से क्लास देख रहे होंगे तो उनको पता भी होगा, रेशनल बाउंडेड थ्योरी, रेशनल बाउंडेड थ्योरी, या बाउंडेशन लिमिटेशन थ्योरी में तो सोच सबकी सीमित होती है, मैं बताया भी था। अब सोचिए कि 1+1 मीन्स इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग मिल करके जब वर्क करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा काम होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी का मेन कॉन्सेप्ट है कि जब आप कमेटी, अब जानते हैं कमेटी जो भी बैठेगी ऑड में बैठेगी, 1, 3, 5, 7, 9, क्यों बैठेगी? क्योंकि जब वोटिंग हो तो बराबर ना हो, तो ये सबको आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी कमेटी की। मान लीजिए कमेटी में, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए 5 लोग कमेटी स्टेब्लिश हुई। अब यहाँ पर देखिए इसके बेसिक जो नॉर्म्स ये है कि पांचों लोगों की जो जैसे वोटिंग होती है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे देखिए वोटिंग कहीं होती है तो बराबर होता है ना, तो इस कॉन्सेप्ट का बेसिक जो डिफरेंस यही है कि सभी लोग की वैल्यू बराबर होगी। लेकिन अभी तक जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उसमें बताया था कि एक उसका सुपीरियर होगा जो उसका मालिक होगा, और उसके नीचे वर्कर होंगे या कोई क्लर्क होगा, उसकी बात माननी पड़ेगी आपको। कोई भी इंस्टीट्यूशन देखते हैं तो कमेटी कहाँ बनाई जाती है, जहाँ पे आपके डिसीजंस का प्रभाव बहुत ब्रॉड लेवल पर पड़ने वाला है, सोशल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, तो वहाँ पर आपको कमेटी स्टेब्लिश करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि कोई घटना घट जाती है, जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में घटना घट गई, कोई किसी को सस्पेंड करना है, कोई छेड़खानी पकड़ा गया, कुछ ऐसा, तो कमेटी बैठती है कि नहीं? उस कमेटी की रिपोर्ट लगती है, वो कमेटी एक चेयरपर्सन होगा, उसमें चेयरपर्सन में देखा जाएगा कि ये व्यक्ति गलती किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उसका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए फिर जैसे पैनल बनता है, देखते होंगे पैनल, उसका दूसरा रूप है कि पैनल बनेगा 10 लोगों का, वो पैनल डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो जब इन क्रूशियल डिसीजंस लेना होता है तो इस प्रकार से वर्क आपको करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कोई भी देखिए एग्रीकल्चर बिल आ रहा था तो उसमें देखिए कमेटी बैठने की बात थी ना, कि कमेटी बैठे पहले बात करे, डिस्कशन करे, ये रूल्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसलिए जैसे 2 दोस्त बैठते हैं तो कमेटी की तरफ से है ना, तो चलो 3 लोग बैठेंगे और जिस पर सहमति होगी वोटिंग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें कमेटी के साथ है कि जब सभी की रोल बराबर निभाना हो और सभी को वोटिंग पावर या सभी को वैल्यू देना हो, तो आप कमेटी बनाइए, तभी आप तीनों के 5 लोगों की राय मांगेंगे और जिस पर जो सहमत होगा उसको हम ले लेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश की जाती है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से हम लोग कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत जगह सुने होंगे कि कमेटी बन गई है, कमेटी बन गई है। और एक कहावत कही जाती है भारत में कि जब भारत में किसी काम के लिए कमेटी बैठा दी गई हो तो समझिए कि बैठ गई, समझ रहे हैं, हमेशा के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिए, भारत में कमेटी बैठने का मतलब कि बैठ गई। एग्रीकल्चर बिल ले लीजिए, 1-1.5 साल हो गया ना, बैठ गई कि नहीं कमेटी? सब बैठी हुई है। अगर अभी कोई चेकिंग चल रहा हो, जैसे यूपीपीसीएस में जो लोग जानते होंगे, 2015-16 में सीबीआई कमेटी बैठी हुई है,
आज तक से 10 साल में रिपोर्ट नहीं आ पाया। सोचिए क्यों है नहीं है, क्योंकि कमेटी बैठ गई तो बैठ गई, ऐसे समझिए। तो ये सब तो एडिशनल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है लास्ट, नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऐसे है कि एक कंपनी है और एक कंपनी के आधार पर, जैसे पेरेंट कंपनी है, और उसके आधार पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि प्लानिंग ये कर रहा है, ये प्रोडक्शन कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये मान लीजिए कि ये फाइनेंस की व्यवस्था कर रहा है, और ये पेरेंट कंपनी वर्क कर रही है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के, मान लीजिए सेल्स कर रहा है, कोई चीज़ हो, तो जब डिफरेंट टाइप्स के वर्क को नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं, ये वहाँ की कंपनी बस प्लान बना रही होगी, वहाँ की चीज़ें प्रोडक्शन कर रहा होगा, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा, सेल्स कर रहा होगा, फाइनेंस की व्यवस्था कर रहा होगा, कोई मान लीजिए HR की व्यवस्था भी कर रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स की। तो जब इस प्रकार के चीज़ों को बुला करके पेरेंट्स कंपनी करती है, तो इसको कहा जाता है पेरेंट्स कंपनी या नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नेटवर्क के द्वारा जुड़ा है ना, जैसे ऑनलाइन इसमें चल रहा है, तो ऑनलाइन जानते हैं, जैसे मान लीजिए अमेजन को ले लीजिए, तो अमेजन क्या है, प्लानिंग कहीं और हो रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स मान लीजिए कि कौन बांटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिलीवरी करेगा, वो दूसरा जगह डिसाइड हो रहा है, प्रोडक्शन उससे कहीं और हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और हो रहा है, सेल्स कहीं और हो रहा है, फाइनेंस कहीं और व्यवस्था हो रही है, लेकिन सबका मैनेज कौन कर रहा है, अमेजन कर रहा है कि नहीं। इसी को कहा जाता है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस समय नेटवर्किंग, और नेटवर्क जानते हैं, नेटवर्क मीन्स क्या होता है, जाल बिछाना। तो जब डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट जगह पर रह के लोगों को, चीज़ों को, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस एक जगह बैठा है लेकिन अपने नेटवर्क चारों तरफ फैला के रखा है, तो इस प्रकार के भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें वर्क कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क करते हैं तो उसको नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि डिफरेंट टाइप्स के मॉडर्न जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है कि ट्रेडिशनल में कौन कौन से आते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। मॉडर्न अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो मैंने अभी बताया, जिसमें से प्रोजेक्ट बताया, मैट्रिक्स बताया, कमेटी बताया और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन बताया। तो ये 8-7 प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं यही होते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और कोई भी वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन इसी पर वर्क करता है। कहीं पर आप काम कर रहे हो, चाहे सरकारी में काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, चाहे जहाँ हम लोग जहाँ पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पर भी कहीं पर भी कर रहे हो कि इसी के अनुसार वर्क होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसी से डील हो रहा होता है, राइट। तो आई थिंक क्लास पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।